सरकार की मंशा सीधे सीधे ये है कि सरकार ये चाहती है कि इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उसका एक अपना एजेंडा है। आसान भाषा में वो एजेंडा क्या है कि इस देश के 15% अपर कास्ट अपर क्लास पुरुषों का कब्जा इस देश के सत्ता संसाधनों और हिस्सेदारी पर काबिज हो जाए। उनमें भी बहुत थोड़े से लोग हैं जो कारपोरेट घराने हैं, जो इनको वोट पैसा देकर के चुनाव जितवाते हैं, करोड़ों रुपए देकर के इनको बड़ी बड़ी रैलियां करवाते हैं, चौपर देते हैं, 700 जिलों 800 जिलों के देश में 900 कार्यालय बनवाते हैं, संगठन बनवाते हैं। वे लोग यही कहते थे कि तुम वोट मांगने के समय बेशक कहना कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन जब हम तुम्हें कुर्सी पर बिठा देंगे तो तुम एक एक करके पूरा देश हमें बेचना। तो सबसे बड़ा खतरा इस देश में निजीकरण का है, सबसे बड़ा खतरा इस देश में सार्वजनिक संस्थाओं के विनष्ट किए जाने का है। लेकिन ध्यान भटकाना है तो एक एक करके उन लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है जो लोग इनके उस हिंदू राष्ट्र, कथित हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में, मनुस्मृति की संकल्पना में विरोध में खड़े होते हैं। जाते जाते बस एक किस्से से समझिए कि हमारे गांव में हम लोग किसान मजदूर के बच्चे हैं, खेती किसानी है हमारे पुरखों की चली आ रही। हमारे यहाँ भैंस चोर आते थे रात में भैंस चुराने के लिए। तो भैंस चोर क्या करते थे कि भैंस के गले का घंटा एक चोर निकाल करके दूसरी दिशा में भागता था और भैंस लेकर के बाकी चोर उसको दूसरी दिशा में, उल्टी दिशा में भागते थे। आवाज़ सुन करके अंधेरे में गांव वाले घंटे के पीछे दौड़ते थे और उसके अंत में वो जब चोर घंटे को फेंक के भाग जाता था तो बाद में उनको क्या मिला कि वो घंटी मिली जो भैंस की गली की थी, और आखिर में वो चोर दूसरी दिशा में भैंस को लेके जा चुके थे। ये इस देश में किया जा रहा है। आपके मुद्दे लव जिहाद, 370, नागरिकता कानून और ये सारे कानूनों के मसले, हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ये सब शिकूफे छोड़े जा रहे हैं। और इसके पीछे रेलवे बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, शिक्षा बेच दिया, किसानों को भी ये बेच रहे हैं और तमाम चीज़ों को ये बेच रहे हैं। तो आपको दोनों तरफ देखना होगा कि आप घंटी को भी बचाइए और भैंस को भी बचाइए, तभी देश बचेगा। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी पीढ़ी के युवाओं के लिए ये किसान आंदोलन एक ऐसी सीख है, एक ऐसी नज़ीर है। आंदोलनों को लेकर के हमारे लिए एक ऐसी पाठशाला बन चुका है जहां आकर के हम बहुत कुछ सीखने लगे हैं। हम हिम्मत ले रहे हैं इनसे, लड़ा कैसे जाता है, संगठनों की अहमियत क्या होती है, अपनी लड़ाई को लेकर के समझ के स्पष्टता और तैयारी कैसे होती है, ये सब कुछ हम किसान आंदोलन से सीख रहे हैं। तो हमारे जैसे लोगों के लिए ये किसान आंदोलन बेहद अहम है और ज़िंदगी का वह पड़ाव है जहां हमारे लिए हिम्मत मिल रही है, हौसला मिल रहा है और तमाम चीज़ें हम सीख पा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि जिस जनतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच में हम रह रहे हैं, वहाँ हमने अब तक किताबों के ज़रिए ये पढ़ा है कि अगर संसद कोई ऐसा नियम बनाती है, एक ऐसा प्रावधान करती है जिससे जनता के हित का वो दावा करती है, लेकिन जिनके लिए वह प्रावधान करती हो वे लोग इतने बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हों, सरकार के तमाम संशोधनों को धता बताते हुए एक अडिग मांग उनकी हो कि ये तीनों कानून वापस लीजिए, और उसके बाद सरकार का रवैया ऐसा हो कि वो उस आंदोलन को ही बदनाम करे। सरकार का रवैया ऐसा हो कि उनके पैरोकार जो मीडिया घराने हैं, जो सरकारी तंत्र है, सांसद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वे सारे लोग आंदोलनों की लेजिटिमेसी, आंदोलनों के चरित्र के ऊपर हमला कर रहे हो तो मामला बड़ा संदिग्ध बन जाता है। इसलिए हम तो अब आज लगभग 1 महीने होने वाला है और इसके पहले यह आंदोलन लगभग 2 महीने पंजाब में चला, यानी जब ये कानून बना तब से लगातार इसका विरोध हो रहा है। तो ये 2 पहलू हैं इस पूरे मूवमेंट को। जब मैं देखता हूँ एक नागरिक के बतौर, तो मेरे लिए यह आंदोलन एक ऐसी पाठशाला के रूप में है जहाँ हमें एक तरफ संसदीय लोकतंत्र की भी कार्य प्रणाली, उसके काम करने के तरीके की भी समझ मिल रही है, और दूसरी तरफ जन आंदोलनों को लेकर के भी जो उनका रवैया है ये भी सामने आ रहा है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो बार बार आ चुकी हैं। मसलन जिस दौर में दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, उस दौर में हमारे देश की चुनी हुई सरकार मजदूरों से लड़ रही है,
3 मजदूरों के श्रमिकों के कानूनों को यूं ही संशोधित कर दिया गया है, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि श्रमिकों की ट्रेड यूनियन ख़त्म हो जाएगी। श्रमिकों के जितने अधिकार थे वो उनसे छीन करके उनके कंपनी के मालिकों को दे दिए गए हैं। यानी कंपनी के मालिकों के पक्ष में वो तीनों कानून बनाए गए हैं जो दरअसल श्रमिक विरोधी हैं। लेकिन श्रमिकों का कोई वैसा संगठन नहीं बना, ट्रेड यूनियन बर्बाद कर दिए गए। तो इसी कोविड की आड़ में जो उनका प्रतिरोध हो सकता था वो शायद नहीं मुखर हो पा रहा। दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति एक आई है। नई शिक्षा नीति को इसी समय इसी तरह से कोविड से लड़ने की बजाय इस देश के आम छात्रों और शिक्षकों से लड़ने के लिए क्यों बनाया गया। और तीसरा कानून ये किसानों का कानून है, ये तीनों बिल। तो ये 3 पैरेलल कानून हैं। मैं इन तीनों को जब एक साथ करके देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि इस देश की चुनी हुई सरकार किस तरह से आपदा को अवसर में बनाने वाली अपनी बात को कारगर तरीके से लागू करती है। अब कुछ गहरे संदेश हैं जो इसमें छिपे हुए हैं। इस देश के नागरिकों को अब एक बात पर विचार करना होगा कि आप किसी को बहुमत देते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब वह प्रचंड बहुमत इस तरीके से तब्दील हो जाता है, दोबारा मिल जाता है, तो वो क्यों नहीं। एक सरदार जी यहीं घूमते हुए मिले, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, 370 पिछले 5 साल में क्यों नहीं हटाया मोदी ने, और नई शिक्षा नीति पिछले 5 साल में क्यों नहीं लागू की, श्रमिकों के कानून, किसानों के ऊपर ये जो तीनों बिल लाए ये पिछले 5 साल में क्यों नहीं आए। इसका संदेश छिपा सा है कि जब 5 साल में उन्होंने सारे सिस्टम को अपने पक्ष में किया, जो खरीद के किए जा सकते थे, मीडिया घराने, जुडिशरी, तमाम शिक्षण संस्थान, ज्ञान के संस्थान, उनको अपने पक्ष में किया। काम कैसे किया जाता है ये बाकायदे सीखा, पैसा संगठित किया और अपने संगठन बढ़ाए। और जब दोबारा उन्हें प्रचंड बहुमत मिला, जबकि पिछली बार जो बहुमत मिला था उससे कोई वादा पूरा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी झूठ बोल के बहुमत मिला, अचानक पहले ही साल में वो सारे तीर चल दिए जा रहे हैं। 370 CA/NRC, नई शिक्षा नीति, श्रमिकों के कानून, किसानों के कानून, ये सारा कुछ ये संकेत दे रहा है कि इस देश की जमहूरियत में आइंदा वोटर को एक बात ध्यान रखनी होगी, किसी को इतनी ताकत मत दे दीजिए कि वो बेलगाम हो जाए। आज ये किसान 1 महीने से बैठे हैं, श्रमिक परेशान है, छात्र परेशान है। जहां आंदोलन नहीं हो रहे, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर हमले कोई कमतर हैं या दोयम दर्जे के हैं। किसान काबिल थे, सक्षम थे। जहां के किसान जितने ज़्यादा सक्षम थे वहां का आंदोलन उतना तेज दिख रहा है। हरियाणा और पंजाब के किसान ज़्यादा ताकतवर हैं क्योंकि उनको इन्हीं व्यवस्थाओं के जरिए लाभ मिला था, ताकत में लेते, अपनी मेहनत से उन्होंने वह पूंजी कमाई जो इन तीनों कृषक कानूनों से छीनी जा रही है। तो यहाँ आंदोलन ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। लेकिन यह आंदोलन क्या यूपी में, बिहार में नहीं है, लेकिन संगठन नहीं है, कमज़ोर है। किसानों की जोत छोटी होती है, उनके खेत छोटे होते हैं, उनके पास संसाधन कम है। लेकिन अब धीरे धीरे यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र से जो आज खबरें आ रही हैं, दक्षिण भारत से खबरें आ रही हैं, पूरे देश में किसान आंदोलन बढ़ रहा है। तो जाते जाते मेरा संदेश ये है, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, हमारे सामने ही आंदोलनों के चरित्र पर ऐसे हमले किए गए, गोया आंदोलन करना देशद्रोही होना है। आंदोलनों पे अब ये जाते जाते मेरा आखिरी कमेंट है, पिछले साल इन्हीं सर्दियों में नागरिकता कानूनों के संशोधन के खिलाफ इस देश में आंदोलन हो रहे थे, हम उसमें भी शामिल थे। वहाँ भी हमने देखा कि संविधान को तार करके एक ऐसा कानून बनाया गया जिससे नागरिकता में छेड़छाड़ की जा रही थी, संविधान के मूल चरित्र पर हमला किया जा रहा था। उस पूरे आंदोलन में हमने एक चीज़ बहुत बारीकी से देखी कि उसमें भी पूरे देश के लोग, शिक्षक, नौजवान, छात्र, तमाम लोग थे, महिलाएं आगे खड़ी थी। उस आंदोलन पर हमले किए गए, वहाँ गुंडे भेजे गए जो बंदूक चला रहे थे, मीडिया में बैठकर उन्हें पाकिस्तानी बताया जा रहा था, देशद्रोही बताया जा रहा था, जाने कितने तरह के हमले। यूपी का अजय सिंह बिष्ट जो मुख्यमंत्री है, उसने गिरफ्तारियों से लेकर के लाखों रुपए के उनके ऊपर आरोप लगाए और हर्जाना लगाए। वही चरित्र इस बार भी अपनाया गया। कहा जा रहा है आप लोग जो शाहीन बाग में सम्मिलित हो रहे थे वो यहाँ भी आ रहे हैं, उनका एक गिरोह है, यही लोग जो है भड़काते रहते हैं। ये गिरोह है जो किन्हीं कपिल मिश्रा, जो किन्हीं रगनी तिवारी जैसे लोगों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे गिरोहों के खिलाफ खड़े होकर संविधान को बचाने की हर लड़ाई में शामिल होता है। ये गिरोह है। अगर आपके लिए ये सबसे उचित शब्द है गिरोह, गैंग, तो उसी भाषा में आप इसको समझें
कि हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर भगत सिंह का एक वारिसों का एक लाव लश्कर है जो संविधान की रक्षा में, अपने नागरिक बोध की रक्षा में हर जगह खड़ा होता है। उसे पता है कि छात्रों के मसले पर छात्र अगर लड़े, महिलाओं के मसले पर महिलाएं लड़ी, दलित पिछड़े आदिवासी अपने अपनी लड़ाई लड़ते रहे, किसान अपनी लड़ाई लड़ते रहे, तो एक एक करके सारी लकड़ियाँ टूटती रहेंगी और सब लोग हारते रहेंगे। तो हाँ, हम वो लोग हैं जिन्हें संविधान की अहमियत पता है, इसलिए हम हर लड़ाई में इस शिद्दत से जाते हैं कि हर लड़ाई हमारे नागरिक होने के अधिकार बोध और हमारे मूल्यों की लड़ाई है। हम सारी लड़ाइयों को एक साथ लड़ते हैं ताकि हम हर मोर्चों पर जीतें और ये देश बचे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये देश बना है। एक एक करके अगर ये टुकड़े टुकड़े, असली टुकड़े टुकड़े तो वो लोग हैं जो सबको अलग अलग करना चाहते हैं। तो जाते थे हमारा संदेश है, हम अपना फ़र्ज निभाते हैं। वो फ़र्ज है नागरिक होने का फ़र्ज, इस देश में संविधान की अहमियत जो हमने समझी है उसको बचाने का फ़र्ज। इसलिए हम हर एक लड़ाई को एक करके लड़ रहे हैं और सब लड़ाई एक साथ जीतेंगे। जो ये जैसे ये इतना दिन हो गया खिंच गया, अब क्या इसका कैसे निकलेगा इसका? मुझे लगता है कि इस आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस आंदोलन में नेतृत्व का एक साझापन है, नेतृत्व विकेंद्रीकृत है और सब लोग मिल करके एक साथ निर्णय लेते हैं। इसलिए उन निर्णयों में एक स्थिरता दिखती है, लड़ाई को लेकर के एक ऐसी गंभीरता दिखती है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग लगातार यहाँ क्यों आते हैं? हम हौसला लेने आते हैं, लड़ने वाले लोगों से आंदोलन करने का हौसला, पीछे न हटने का हौसला और इस लड़ाई की ईमानदारी, मेहनत और ईमानदारी। तो अब मुझे यह दिखता है इस आंदोलन में कि सरकार बेशक ये दावा करे कि वो पीछे नहीं हटेगी, लेकिन किसानों ने इतनी तैयारी की है कि वो इस आंदोलन को देशव्यापी बनाएंगे और पूरे देश में इस किसान आंदोलन को ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि आंदोलन हमारी पीढ़ी के लोगों के लिए, हमने नहीं देखा जेपी आंदोलन कैसा था, हमने चौधरी चरण सिंह जिनका आज जयंती है उनके आंदोलन नहीं देखे, और महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन नहीं देखे, ताऊ देवीलाल के आंदोलन नहीं देखे। हमारे सामने ये एक आंदोलन नज़ीर है, हम इसे जीतता हुआ देखना चाहते हैं और पूरी उम्मीद है कि सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा, ये किसान अपनी लड़ाई जीतेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।